नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने अधिगम विषय वस्तु या अधिगम यूनिट पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के वक्र, प्रकार और ये पढ़े थे। आज हम इस क्लास में अधिगम के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वे व्यवहारवादी सिद्धांत हो, चाहे वे संज्ञानवादी सिद्धांत हो, और अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है और रॉबर्ट एम गेने का जो सिद्धांत है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप सबको वेरी गुड इवनिंग, आप सबको नमस्कार। और दोस्तों, इसमें आप ये भी याद रखो कि कमेंट बॉक्स में आपको विषय वस्तु से हटकर कुछ कमेंट नहीं करना है और ना ही आपस में कोई चर्चा करनी है। मैं आज आपको अधिगम के सिद्धांत पढ़ूंगा। इसको आपको अधिगम के सिद्धांत केवल और केवल आपको देखना है, समझना है। पूरा का पूरा पहले मैं आपको एकदम कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद में यदि आपको कुछ समस्या है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो हम आपको वापस सॉल्व करवाएंगे और वो कमेंट में आपको लिखना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में। देखिएगा, हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। पहली बात जो है वो है अधिगम, और दूसरी जो बात है वो है सिद्धांत। तो हमें सबसे पहले देखो, सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि कोई भी कारण होता है, कथन और कारण में जो अंतर होता है, दुनिया में कोई भी घटना होती है, उसका क्या कारण है, क्यों होती है, ये हमें सिद्धांत बताते हैं। और हम आज पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत, यानी अधिगम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, अधिगम के लिए किस प्रकार से अनुक्रियाएं की जाती है, ये सारे सब कुछ बताते हैं सिद्धांत। तो देखिएगा दोस्तों, अधिगम के सिद्धांतों में मुख्य रूप से हम अधिगम के सिद्धांत को दो भागों में बांटते हैं। अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटते हैं। जो पहला अधिगम का सिद्धांत है वो सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत। अधिगम का जो पहला सिद्धांत है वो है व्यवहारवादी सिद्धांत। और अधिगम में कुल दो प्रकार के सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरे जो अधिगम के जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक या संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत देखिएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है और संज्ञानवादी सिद्धांत क्या है। पहले इन दोनों सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत, तो देखिएगा दोस्तों, याद रखना, मनोविज्ञान में एक विज्ञान आया था सबसे पहले, और उस विज्ञान का नाम था आत्मा का विज्ञान। और उसके बाद में जब आत्मा की विज्ञान की परिभाषा का अस्वीकारीकरण हो गया था, तो उसके बाद में एक विज्ञान आया जिसका नाम था पोम्पोलॉजी, लेकर आया था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और उसके बाद में आया मनोविज्ञान में चेतना का विज्ञान, और बाद में आया व्यवहार का विज्ञान। अब जैसे दोस्तों देखिएगा, मनोविज्ञान में एक विज्ञान आया और उस विज्ञान का नाम था व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार के विज्ञान को जो मनोवैज्ञानिक लेकर आए थे, उन मनोवैज्ञानिकों को कहा जाता है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। और व्यवहारवादियों ने अधिगम के जो सिद्धांत दिए, व्यवहारवादियों ने जो अधिगम के सिद्धांत दिए, वो सिद्धांत क्या कहलाते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाते हैं। तो देखिएगा, कौन कौन है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, मनोविज्ञान में एक व्यक्ति है जिसका नाम है इवान पी पावलोक। इवान पी पावलोक, इसका सही जो नाम है वो है पावलोव, पावलोव, और इसको पावलाव भी कहते हैं, पावलोक भी कहते हैं। देखिएगा, दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर, देखिएगा, ये वो मनोवैज्ञानिक है जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। और तीसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब देखिएगा, तीसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है C.L. हल, यानी क्लार्क एल हल। ये मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। और इनके जो सिद्धांत है, इन्होंने जो अधिगम के जो सिद्धांत दिए हैं, वो सिद्धांत क्या कहलाते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, इवान पी पावलो का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत है शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। और स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है प्रयास और भूल का सिद्धांत। और पुनर्बलन का जिसने सिद्धांत दिया उसका नाम है क्लार्क एल हल। यानी ये जो प्रमुख सिद्धांत है वो सिद्धांत किस प्रकार के हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत है। आगे बात समझ में। देखिएगा, दूसरे जो सिद्धांत है वो है संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत होते क्या है, देखो, मनोविज्ञान में
एक संप्रदाय आया था और उस संप्रदाय का नाम था गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। और गेस्टाल्टवादी संप्रदाय जो मनोवैज्ञानिक लेकर आए थे उनको गेस्टाल्टवादी या संज्ञानवादी कहते हैं। और इनमें जो लेकर आया उसका नाम है मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर। इस मैक्स वर्दीमर के और भी नाम मिलते हैं, जैसे मैक्स वर्दाइमर, मैक्स वर्दीमट, यही है। और इसके अलावा एक व्यक्ति है जिसका नाम है वोल्फगंग कोहलर। वोल्फगंग कोहलर। और दो मनोवैज्ञानिक और है, एक का नाम है कर्ट लेविन, कर्ट लेविन, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है कर्ट कोपका, कर्ट कोपका। अब देखिएगा दोस्तों, इनमें आपको ये याद रखना है, ये चार जो मनोवैज्ञानिक है, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कर्ट लेविन और कर्ट कोपका, ये मनोविज्ञान के जिस संप्रदाय से संबंधित है उस संप्रदाय का नाम है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। और गेस्टाल्टवादी संप्रदाय मनोविज्ञान में एक संप्रदाय है और इस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को चेतना और व्यवहार का, दोनों का विज्ञान माना था। और इन्होंने अधिगम के जो सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत किस प्रकार के सिद्धांत कहलाते हैं? संज्ञानवादी सिद्धांत कहलाते हैं। उन सिद्धांतों को हम संज्ञानवादी सिद्धांत कहते हैं। जैसे देखिएगा, इनका एक सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इन साइनिंग थ्योरी। और इसके अलावा एक सिद्धांत है कर्ट लेविन का और उस सिद्धांत का नाम है क्षेत्रवादी सिद्धांत। अधिगम के अंतर्गत हम आगे चर्चा करेंगे। और ये जो सिद्धांत है वो किस प्रकार के सिद्धांत है? संज्ञानवादी सिद्धांत है। तो दोस्तों, अधिगम के दो प्रकार के सिद्धांत है। तो हम सबसे पहले अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे संज्ञानवादी सिद्धांत। तो देखो, जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरे जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का नाम है संज्ञानवादी सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों की कुछ मूल बातें हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानवादी सिद्धांत। उन मूल बातों को आप समझो, उसके बाद में आपको एक एक सिद्धांत ये समझ में आएगा। पहले इनकी मूल बातों को समझो आप। देखो, संज्ञानवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में आपको याद क्या रखना है? इनमें याद ये रखने हैं कि ये व्यवहारवादी सिद्धांतों में ये वह सिद्धांत है जो व्यवहारवादियों ने दिए। इनके जितने भी सिद्धांत हैं उन सब सिद्धांतों में जिनको सर्वाधिक महत्व दिया गया है वो है पुनर्बलन। यानी हम आगे पढ़ेंगे तो व्यवहारवादी सिद्धांतों में आपको बार बार एक शब्द देखने को मिलेगा। इन सिद्धांतों की जो विषय वस्तु होगी वो विषय वस्तु मूलतः पुनर्बलन पर आधारित होगी। इसी में आपको एक शब्द मिलेगा अनुक्रिया, इसी में आपको एक शब्द मिलेगा अनुक्रिया, और इसी में आपको एक शब्द मिलेगा उद्दीपक, उद्दीपक, और इसके अलावा आपको मिलेगा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। ये सर्वाधिक महत्व किसको देते हैं? इनको देते हैं। देखो, पुनर्बलन, रिफोर्समेंट, अनुक्रिया, अनुक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पॉन्स, उद्दीपक, स्टिमुलस, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत मुख्यतः महत्व किसको देते हैं? इन चार को देते हैं। इसके अलावा जो संज्ञानवादी सिद्धांत है, वो संज्ञानवादी सिद्धांत जिसको महत्व देते हैं वह है संवेदना। वे क्या है? संवेदना। इसके अलावा ये सर्वाधिक महत्व देते हैं बुद्धि को, संवेदना, बुद्धि को। इसके अलावा ये महत्व देते हैं प्रत्यक्षीकरण को, प्रत्यक्षीकरण को। इसके अलावा ये महत्व देते हैं संज्ञान को, सामान्य भाषा में जिसको हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान या ज्ञान, इसको मनोविज्ञान में हम कहते हैं संज्ञान। इसके अलावा समस्या समाधान, यह सर्वाधिक आधारित होता है समस्या पर, किसी भी समस्या का किस प्रकार से समाधान निकाला जाए उस पर। देखो, इन दोनों सिद्धांतों में अंतर है, जो अंतर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो अधिगम होता है वो अधिगम यंत्रवत होता है। ये बात कौन कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं। अधिगम किस प्रकार से, किस प्रकार का होता है? यंत्रवत होता है। इसका मतलब यह है कि अधिगम पशु भी कर सकता है और अधिगम मानव भी कर सकता है। ये किसके अनुसार है? व्यवहारवादियों के अनुसार है। और जो संज्ञानवादी है, वो संज्ञानवादी ये कहते हैं कि अधिगम यंत्रवत नहीं होता है, यंत्रवत नहीं होता है, नहीं होता है। ये कौन मानते हैं? संज्ञानवादी। और संज्ञानवादी ये भी मानते हैं कि अधिगम पशु और मानव दोनों नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल अधिगम कौन कर सकते हैं? मानव कर सकते हैं। ये मुख्यतः थ्योरी है किसकी? संज्ञानवादियों की। इसके अलावा व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम धीरे धीरे होता है। अधिगम कैसे होता है?
अधिगम धीरे धीरे होता है। इसका अर्थ यह है कि अधिगम में समय लगता है। अधिगम में क्या लगता है? समय लगता है। ये थ्योरी किसकी है? व्यवहारवादियों की है। देखिएगा दोस्तों, आगे जब हम अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो व्यवहारवादियों के जितने भी सिद्धांत होंगे उन सिद्धांतों में यही बातें निकलकर सामने आएगी। तो अभी आपको केवल इनको समझना है, देखना है, ध्यान से सुनो इनको आप। दूसरा, जबकि जो संज्ञानवादी सिद्धांत है, वो संज्ञानवादी सिद्धांत कहते हैं कि अधिगम धीरे धीरे नहीं होता है, अधिगम में समय नहीं लगता है, अधिगम अचानक होता है। यह थ्योरी किसकी है? संज्ञानवादियों की है। इसके अलावा जो व्यवहारवादी है, वो व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जो अधिगम है, सबसे इंपॉर्टेंट व्यवहारवादियों की ये बात, अधिगम जो है, अधिगम अनुबंधन यानी बॉन्डिंग, अनुबंधन बनने का परिणाम है। यानी अनुबंधन होगा तो अधिगम होगा, वरना अधिगम नहीं होगा। ये बात कौन कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं। जबकि देखो संज्ञानवादी के ये कहते हैं कि अधिगम होता क्या है। तो इनके अनुसार अधिगम संबंध या अनुबंधनवादी नहीं होता है, किसी भी समस्या का समाधान करना, यानी समस्या का समाधान करना या समस्या समाधान की योग्यता रखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यह किसके अनुसार है? संज्ञानवादियों के अनुसार है। तो देखो दोस्तों, इसको आपको ध्यान से ये बातें याद रखनी है आपको। इसका अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बाद में आपके काम में आएगी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, अब हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यवहारवादी सिद्धांत। और दोस्तों, आप इसमें कमेंट बॉक्स में यह भी याद रखें, विषय वस्तु से हटकर आप बार बार कोई कमेंट नहीं करें। आप आराम से मन लगाकर इसको सुनो, आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखो, आगे जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, कुछ बातें और है व्यवहारवादी सिद्धांतों की, वो हम पहले वो पढ़ते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांतों में आपको याद क्या रखनी है और संज्ञानवादी सिद्धांत में आपको याद क्या रखनी है। ये जितनी भी बातें आपको मैंने बताई है, ये बस दो बातें और बता रहा हूं, उन सब में ये दोनों बातें सम्मिलित, दोनों की जो मूल बातें हैं, ये मूल बातें सम्मिलित हो जाएगी, संज्ञानवादियों की और व्यवहारवादियों की। तो दोस्तों देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको 2-3 शब्द बताए थे क्रिया से संबंधित। एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया, एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं सहज क्रिया, सहज क्रिया, और तीसरी एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं अनुक्रिया। ये 3 मैंने आपको क्रियाएं बताई थी पिछली क्लास में, आपने पिछला वीडियो देखा होगा। 3 मैंने आपको क्रियाएं बताई थी। तो देखो, 3 क्रियाओं में जो पहली क्रिया है वो है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? प्रतिक्रिया की परिभाषा ये होती है, क्रिया के बदले यदि कोई क्रिया की जा रही है, क्रिया के प्रति यदि कोई क्रिया की जा रही है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों समझिए, आप आंख बंद करके एक कमरे में सो रहे हो और उस कमरे की लाइटें बंद है और अचानक यदि लाइट चालू कर दी जाती है तो आप तुरंत आंख खोलते हो। इसका मतलब क्या है? सामने यदि कोई क्रिया हुई तो आप पुनः क्या करते हो? क्रिया करते हो। यदि आपको कोई नमस्कार करता है तो बदले में आप भी उसको नमस्कार करते हो। तो ये क्या है? प्रतिक्रिया है। क्रिया के बदले की जाने वाली क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। दूसरी होती है सहज क्रिया। सहज क्रिया का अर्थ यह होता है कि वह क्रिया जो जन्मजात हो, वह क्रिया जो जन्म से आपके साथ में है, वो क्रिया क्या कहलाती है? सहज क्रिया कहलाती है। जैसे इसमें बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे बंदर आपके हाथ में रोटी देखने के बाद में वापस उस रोटी को छीनने लगता है, ये सीटेट में प्रश्न आ रखा है, ये क्या किस प्रकार की क्रिया है? तो ये किस प्रकार की क्रिया? सहज क्रिया है। जैसे प्याज को काटते समय आंखों में आंसू आना, किस प्रकार की क्रिया है? ये सहज क्रिया है। अगली बात सुन, जैसे देखो रोना, हंसना, ये जितनी भी ऐसी क्रियाएं हैं वो किस किस प्रकार की क्रियाएं हैं? सहज क्रियाएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो बात है वो है अनुक्रिया की। अनुक्रिया किसे कहते हैं? इस अनुक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पॉन्स। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं अनुक्रिया के बारे में। अनुक्रिया क्या है? तो दोस्तों, इसमें आपको याद ये रखना है, एक शब्द आपको मिलेगा मनोवैज्ञानिक भाषा में जिसका नाम होगा उद्दीपक। इंग्लिश में बोलते हैं स्टूबलस, उद्दीपक यानी स्टूबलस। और एक आपको शब्द मिलेगा अनुक्रिया, और इसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स। अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। देखो, सबसे पहले समझो उद्दीपक को आप। उद्दीपक क्या है? देखिएगा, उद्दीपक के बारे में आपको ये याद रखना है, जो भी हमारा लक्ष्य होता है,
लक्ष्य को हम सामान्य भाषा में जिसको लक्ष्य कहते हैं, मनोविज्ञान में हम उसको क्या कह सकते हैं, उद्दीपक कह सकते हैं। तो देखिएगा, प्रत्येक प्राणी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, प्रत्येक प्राणी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी का कोई ना कोई उद्दीपक होता है। उस लक्ष्य के प्रति जो क्रिया की जाती है, लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया, वो क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। यानी देखिएगा, अनुक्रिया की परिभाषा क्या है, ये कई बार प्रश्न आ रखा है एग्जाम में। वह वातावरणीय घटक, देखिएगा सबसे पहले उद्दीपक, वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। और देखिएगा अनुक्रिया, वह क्रिया जो प्राणी अपने उद्दीपक के प्रति कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, आपका लक्ष्य क्या है, एचएम बनना, आपका लक्ष्य क्या है, फर्स्ट ग्रेड बनना। तो ये फर्स्ट ग्रेड, एचएम, सेकंड ग्रेड या सीटेट का आप जो पेपर दे रहे हो, ये आपका क्या है, उद्दीपक है। और उस उद्दीपक के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई आपकी क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। यदि आपकी अनुक्रिया उद्दीपक के प्रति है तो ही वह अनुक्रिया है। यानी आपकी की जाने वाली क्रिया यदि उद्दीपक के प्रति हो रही है, लक्ष्य के प्रति हो रही है, तभी वो क्रिया अनुक्रिया कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी। इस व्यवहारवादी सिद्धांतों में आपको ये याद रखना है, प्राणी अधिगम करने के लिए यानी सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया यदि करता है अपने उद्दीपक के प्रति, तो वो क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। अब देखिएगा, इसमें वापस समझना आप, यदि प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपकों को प्राप्त कर लेता है, ध्यान से सुनना, यदि प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपकों को प्राप्त कर लेता है, तो इन दोनों के मध्य एक संबंध बनता है। ये बात बताई है व्यवहारवादियों ने, इन दोनों के मध्य एक क्या बनता है, संबंध बनता है। या हम यूं भी कह सकते हैं, इन दोनों के मध्य एक बंधन बनता है, एक संबंध बनता है, एक बंधन बनता है। और इसी बंधन या संबंध को हम मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं अनुबंधन। सबसे मूल थ्योरी यही है। यदि आपके ये बात समझ में नहीं आई तो आगे के सिद्धांत आपके समझ में नहीं आएंगे। तो पहले इसको आप एक बार फिर समझो। यदि प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपकों को प्राप्त कर लेता है, यदि प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, तो व्यवहारवादियों के अनुसार इन दोनों के मध्य एक संबंध, एक बंधन बनता है, और उसको हम मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन या फिर हम इसको कहते हैं बॉन्डिंग। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। तो जैसे देखिएगा, आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसके प्रति कर रहे हो, मान लो आपका उद्देश्य ये है किसी भी प्रकार की नौकरी, कोई भी नौकरी हो गई, जैसे एचएम हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, सीटेट हो गया, रीट हो गई, इस प्रकार की। तो देखो, पढ़ाई करके यदि आप मान लो फर्स्ट ग्रेड को प्राप्त कर लेते हो, पढ़ाई की और आपने किसको प्राप्त कर लिया, फर्स्ट ग्रेड को प्राप्त कर लिया, तो इन दोनों के मध्य क्या बना, एक संबंध बना। और मनोविज्ञान की भाषा में और व्यवहारवादियों के अनुसार जब ये संबंध बन जाता है तब क्या होता है, अधिगम होता है। इनके अनुसार अधिगम क्या है और अधिगम कैसे होता है, ये है मूल थ्योरी। तो देखो, इनके अनुसार अधिगम क्या है, इनके अनुसार अधिगम यह है कि अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये मुख्यतः थ्योरी किसकी है, व्यवहारवादियों की है। तो आप एक इस बात को याद रखना और इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाला संबंध या अनुबंधन का नाम ही अधिगम है। ये किसके अनुसार अधिगम की परिभाषा है, व्यवहारवादियों के अनुसार है। दूसरा देखो, संज्ञानवादी। संज्ञानवादी क्या कहते हैं, अधिगम क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे पास में पांच प्रकार की इंद्रियां होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 प्रकार की हमारे पास में इंद्रियां हैं। तो दोस्तों, इसमें ये भी याद रखना, हमारे पास में जो ज्ञान का स्रोत है, हमें जिन रास्तों से या हमें जिन मार्गों से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति ये 5 इंद्रियां ही है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान होता है, इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो प्रथम ज्ञान होता है, उस प्रथम ज्ञान को हम कहते हैं संवेदना। इस प्रथम ज्ञान को हम क्या कहते हैं, संवेदना। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान। देखो, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान। और मानसिक पीढ़ी का जो प्रथम ज्ञान होता है,
मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान, वो प्रथम ज्ञान क्या होता है? संवेदना होता है। अब देखो, संवेदना हो जाने के बाद में अगला जो चरण होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण। अगला जो चरण होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण के अंदर का क्या क्या होता है इसको समझो। इसके अंदर तीन बातें चलती, एक चलता है इसमें नाम, और दूसरा इसमें चलता है पहचान, दूसरा पहचान, और तीसरा इसमें चलता है व्याख्या। तो देखो, सबसे पहले इसमें आपको ये याद रखना है, इसको मैं शुरू से समझा रहा हूं, एक बार ध्यान रखना इस सब को क्लियर करके। देखो, हमारे पास में जो इंद्रियां होती है वो इंद्रियां कितनी होती है? 5 होती है, ये याद रखना, इसको शुरू से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। और संवेदना, जैसे देखो संवेदना क्या है, जैसे देखो आप एक चारपाई के ऊपर सो रहे हो और मान लो आपके बदन पर कोई शर्ट या नहीं पहन रखा है और आपके अचानक ऊपर से कुछ गिरता है और आप सो रहे हो, तो देखो आपके पास में है क्या? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इस प्रकार से आप सो रहे हो। मान लो आपके बदन के ऊपर कुछ ऊपर से गिरा है इस प्रकार का, और कुछ ना कुछ गिरा है, और वो गिरने के बाद में इस प्रकार का यूं चलता है, आपने आंखें नहीं खोली है, इस प्रकार से चलता है। तो बताओ आपको क्या होगा? सबसे पहले आपको यूं लगेगा कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है, और आपके दिमाग में तुरंत, आपके मस्तिष्क में तुरंत ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर सांप गिर गया है और सांप चल रहा है। ये आपको पता कैसे चला? त्वचा से। इसका मतलब त्वचा आपको ज्ञान देती है, और इंद्रिय है त्वचा एक प्रकार की, तो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? संवेदना। तो वो आपकी क्या थी? संवेदना थी। इसके अलावा आप आगे देखो, अगला जो चरण है संवेदना के बाद में अगला जो चरण होता है वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण में 3 बातें याद रखना, यदि ये 3 बातें हो रही है तो इसका मतलब ये प्रत्यक्षीकरण है। और मित्रों, इसमें आप ये भी याद रखना, विषय वस्तु से हटकर आप किसी भी प्रकार की कोई कमेंट नहीं करें, वरना हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको टेक्निकल टीम ब्लॉक कर देगी और आप दोबारा वीडियो नहीं देख पाओगे। आपको केवल ये टॉपिक समझना है, तो आप मन लगाकर केवल सुनिए पहले, और उसके बाद में आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है तो हम उस समस्या का समाधान करेंगे। कुछ विद्यार्थी यू भी बोल रहे हैं सर पूरी साइकोलॉजी पढ़ाओ। इसमें आप ये याद रखो, आपको निर्मल जी सर डेली आपको 1.5 घंटे की क्लास लगवाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान की, और हम आपको पूरी साइकोलॉजी पढ़ाएंगे यहाँ से। तो आपको केवल और केवल समझना है इसमें, और कमेंट नहीं करने आपको। यदि कोई आपकी समस्या समझ में नहीं आ रहा तब आप कमेंट करो। और इसमें यह भी याद रखो, आपको बीच में किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं करनी है। तो देखो, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण में 3 बातें याद रखना। पहली बात नाम, दूसरा पहचान, और तीसरा व्याख्या। तीसरा आपको याद क्या रखना है? व्याख्या। यानी देखो, संवेदना हो जाने के बाद, संवेदना के बाद आपका मस्तिष्क जिस विषय वस्तु की संवेदना हुई है उसका नाम पता करने की कोशिश करता है, उसकी पहचान करता है, और उसकी क्या करता है? व्याख्या करता है। जैसे देखिएगा, आप यहां सो रहे थे, आपके ऊपर कुछ ना कुछ गिरा इस प्रकार का, तो आपकी त्वचा ने बताया कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ गिरा है। ये क्या थी? ये संवेदना थी। उसके बाद में, संवेदना के बाद में अगला जो चरण आपके मस्तिष्क में होता है वो होता है उसका नाम पता किया जाता है। ये है क्या? ये सांप हो सकता है। उसकी पहचान की, काट लेने के बाद में आदमी व्यक्ति जीवित नहीं बचता है। व्याख्या कि यदि ये काट गया तो कुछ भी हो सकता है। ये आपको क्या हुआ? प्रत्यक्षीकरण हुआ। और प्रत्यक्षीकरण से आपके अंदर जिसका निर्माण होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण के द्वारा आपके अंदर जिसका निर्माण होता है वो होता है संज्ञान। वो क्या होता है? संज्ञान। यानी सामान्य भाषा में जब हम जिसको हम ज्ञान कहते हैं, नॉलेज, उसको मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? संज्ञान। और संज्ञान के बाद आपके अंदर सूझ उत्पन्न होती है। संज्ञान आपके अंदर उत्पन्न क्या करता है? सूझ करता है, इनसाइनिंग, यानी आपके अंदर सूझ उत्पन्न करता है। और सूझ काम क्या आती है? आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ गई, उस समस्या का समाधान, उस समस्या का समाधान बताओ कौन निकालेगी? ये सूझ निकालेगी। ये मूलतः थ्योरी है किसकी? संज्ञानवादियों की। संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम क्या है? तो ये कहते हैं कि अधिगम समस्या समाधान
करने की एक प्रक्रिया है और समस्या समाधान की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। इसलिए ये कहते हैं कि अधिगम में समय लगता है, अधिगम के लिए संवेदना आवश्यक है और अधिगम के लिए प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, सूझ, समस्या समाधान, ये इन पर महत्व देते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यवहारवादियों के अनुसार, एक बार इसका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ये बाद में आपके काम आएगी। देखो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यवहारवादियों के सिद्धांत। और व्यवहारवादियों के सिद्धांत पढ़ने से पहले हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे कौन? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहां के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक शिक्षक के रूप में बिताया था। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने पशु पर अध्ययन किया, जिन्होंने पशुओं पर अनेक प्रयोग किए और अनेक प्रयोग करके अनेक सिद्धांत दिए। इनका एक सिद्धांत भी प्रसिद्ध है, इस कारण इनको कहा जाता है पशु मनोविज्ञान का जनक। तो दोस्तों याद रखना, पशु मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का नाम आप सुनते हो सिद्धांतों के बारे में, तो ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। देखिएगा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति ने सीखने का अर्थ क्या होता है? अधिगम। अधिगम के सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने सिद्धांत दिए उस व्यक्ति का नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। इस कारण इनको हम कहते हैं प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। यानी सीखने के सबसे पहले नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे सीखने के नियम। और उन्होंने सीखने के जो नियम दिए हैं वो नियम मुख्यतः दो प्रकार के हैं। जो पहला नियम दिया उस नियम का नाम है इनके प्राथमिक नियम। प्राथमिक नियम, या इन्हीं को हम कहते हैं प्रधान नियम, या इन्हीं को हम कहते हैं मुख्य नियम। थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए हैं, एक प्राथमिक नियम, प्रधान नियम, या इसी को हम कहते हैं मुख्य नियम। और दूसरे जो इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, जो नियम दिए हैं, उनको हम कहते हैं गौण नियम। गौण नियम यानी सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी गौण नियम। और इन्हीं गौण नियम को हम द्वितीयक नियम भी कहते हैं। गौण नियम या द्वितीयक नियम, द्वितीयक नियम। तो दोस्तों इसमें आपको ये याद रखना है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी था और ये मूलतः व्यवहारवादी भी नहीं थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक संप्रदाय आता है और उस संप्रदाय का नाम है प्रकार्यवादी संप्रदाय। ये प्रकार्यवादी संप्रदाय से संबंधित थे, लेकिन जब मनोविज्ञान में व्यवहार का विज्ञान आया तब ये व्यवहारवाद के साथ में जुड़े थे और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने पशुओं पर सबसे पहले अध्ययन किया था। इस कारण इनको पशु मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के सबसे पहले नियम दिए। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने सीखने के जो सबसे पहले नियम दिए हैं उन नियमों पर मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत है और मनोविज्ञान के जितने भी नियम है उन नियमों का प्रभाव दिखाई देता है। इस कारण इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और इन्होंने जो अधिगम के या जो सीखने के नियम दिए हैं वो दो प्रकार के दिए हैं, प्रथम मुख्य नियम और दूसरे गौण नियम। तो सबसे पहले हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के ये प्रधान नियम पढ़ रहे हैं और उसके बाद में हम पढ़ेंगे गौण नियम। तो इनके प्रधान नियम कौन कौन से हैं? तो देखो इनके जो मुख्य नियम है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम, इन नियमों को समझना और इन नियमों की जो बेसिक जानकारी होगी वो वही होगी जो मैंने आपको पहले समझाई थी। इनके जो मुख्य नियम है, इनके मुख्य नियम में जो पहला नियम है वो है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। तो देखो दोस्तों अभ्यास का नियम होता क्या है? आपने इतने दिन यूं पढ़ा होगा कि बार बार अभ्यास करो, अभ्यास करने से अधिगम हो जाता है, ये अभ्यास का नियम है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। अभ्यास का नियम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का है क्या? तो देखो इस नियम के बारे में पढ़ते हैं। व्यवहारवादियों की जो मुख्य थ्योरी थी वो ये थ्योरी थी, एक तो थी अनुक्रिया, यानी अनुक्रिया होती क्या है?
हम हमारे लक्ष्य के प्रति या उद्दीपक के प्रति जो क्रिया करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। अब प्रश्न यह भी है कि उद्दीपक क्या है? उद्दीपक क्या है? तो वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी अपने लक्ष्य के रूप में अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का ये जो नियम है, अभ्यास का नियम, ये नियम ये कहता है कि यदि कोई भी प्राणी, देखो मैंने पहले यह समझा दिया था कि कोई भी प्राणी यदि बार बार अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, देखिएगा दोस्तों इनमें अंतर है। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना अलग बात है और अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेना अलग बात है। तो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया नहीं हो रही है, उद्दीपक को अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त कर लेने पर ही इन दोनों के मध्य बंधन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर रहा है, या तो क्या बनेगा? संबंध, या इसी को क्या कहते हैं? बंधन। और इसी को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? हम अनुबंधन कहते हैं, बॉन्डिंग। इसी को क्या कहते हैं? बॉन्डिंग। और जब ये हो जाता है इसका मतलब क्या हो जाता है? अधिगम हो जाता है। ये 100% है। अधिगम कब होगा? व्यवहारवादियों के अनुसार जब इन दोनों के मध्य क्या बनेगा? बंधन बनेगा, अनुबंधन बनेगा। तो यहां पर एक यह भी प्रश्न है कि अनुबंधन क्या है? तो दोस्तों कमेंट में बताइए अनुबंधन किसे कहते हैं। मैंने आपको अनुक्रिया की परिभाषा बता दी थी और मैंने आपको उद्दीपक की बताई थी, और अब आप बताओ अनुबंधन किसे कहते हैं। आप कमेंट करके बताओ अनुबंधन किसे कहते हैं। अनुबंधन क्या होता है? देखो दोस्तों अनुबंधन क्या होता है? अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाले बंधन को या बनने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। बनने वाले संबंध को अनुबंधन कहते हैं। और प्राणी जब अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो इन दोनों के मध्य जो संबंध बनता है उस संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। तो देखिएगा जो अभ्यास का नियम है वो अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास का नियम यह कहता है कि प्राणी जब बार बार अनुक्रिया करता है तो अनुक्रिया दोस्तों देखो किसके प्रति करता है? उद्दीपक के प्रति करता है। आपको ये याद रखना है, यदि प्राणी बार बार उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, इस अनुक्रिया में दो बातें याद रखना। एक तो होती है अभ्यास की पुनरावृत्ति, एक तो होती है अभ्यास की पुनरावृत्ति, और दूसरा इसमें आपको ये याद रखना है एक होती है अभ्यास की कमी। अभ्यास की पुनरावृत्ति या फिर अभ्यास की कमी होती है। अभ्यास की पुनरावृत्ति, यदि प्राणी की अनुक्रिया में अभ्यास की पुनरावृत्ति है उद्दीपक के प्रति, तब इन दोनों के मध्य जो संबंध बनेगा, जो अनुबंधन बनेगा, वो अनुबंधन क्या होगा? मजबूत होगा। इन दोनों के मध्य बनने वाला अनुबंधन या इन दोनों के मध्य होने वाली बॉन्डिंग, यानी आर और एस के मध्य क्या किसका निर्माण? बी का निर्माण। तो ये जो होगा ये मजबूत होगा, ये जो होगा वो क्या होगा? मजबूत होगा। और यदि इन दोनों के मध्य अभ्यास अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अभ्यास की यदि कमी हुई तो अभ्यास की कमी होने पर इन दोनों के मध्य जो अनुबंधन बनेगा वो अनुबंधन कैसा बनेगा? अनुबंधन मजबूत नहीं बल्कि अनुबंधन कैसा होगा? कमजोर होगा। अब देखो अधिगम का जो ये इन्होंने जो सीखने के जो सिद्धांत दिए हैं, अभ्यास का सिद्धांत ये कहता है कि अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य यदि बार बार अभ्यास की पुनरावृत्ति की जाती है तो इन दोनों के मध्य बनने वाला ये जो अनुबंधन है ये अनुबंधन मजबूत होगा। और जब अनुबंधन मजबूत होता है तो ये अधिगम है, ये अभ्यास का नियम है। दूसरा, इन दोनों के मध्य यदि अभ्यास की कमी होती है तो अनुबंधन कमजोर होगा। और अनुबंधन मजबूत कब होगा? जब इन दोनों के मध्य अभ्यास की क्या रहेगी? पुनरावृत्ति, बार बार अभ्यास होगा। लेकिन दोस्तों देखिएगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने यह भी कहा, बाद में इस सिद्धांत का सन 1930 में संशोधन किया था और संशोधन करके यह कहा कि यह जरूरी नहीं है कि अभ्यास की पुनरावृत्ति से अनुबंधन मजबूत हो। यही थॉर्नडाइक वापस सन 1930 में
अपने इस नियम का पुनः संशोधन कर रहा है और संशोधन करके ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि अभ्यास की पुनरावृत्ति से ये अनुबंधन मजबूत हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि अभ्यास की कमी से यह अनुबंधन कमजोर हो। देखो बिल्कुल उल्टी बात बोल रहा है वापस। तो देखो इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों देखो इसको यूं समझो कि जब हम पहली बार स्कूल गए तब से लेकर जब हम अंतिम बार स्कूल गए तब तक हमने स्कूल में हमेशा प्रार्थना बोली है। कितनी बार हमने अनुक्रिया की है प्रार्थना के प्रति, इन दोनों के मध्य कितनी बार अभ्यास हुआ है, कितनी बार अभ्यास की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन हमें कभी प्रार्थना याद हुई है? कई ऐसे भी हैं जिनको प्रार्थना याद नहीं हुई। तो इन दोनों के मध्य कई बार अभ्यास की पुनरावृत्ति हुई, लेकिन फिर भी संबंध या मजबूत या जो अनुबंधन क्या नहीं हुआ, मजबूत नहीं हुआ। तब इन्होंने कहा कि अभ्यास की पुनरावृत्ति से अनुबंधन मजबूत हो यह जरूरी नहीं है, और अभ्यास की कमी से अनुबंधन कमजोर हो यह भी जरूरी नहीं है। इन्होंने यह कहा कि कई बार हम किसी विषय वस्तु को एक बार पढ़ते हैं, और वो विषय वस्तु हमें याद हो जाती है, तो उस विषय वस्तु का हमने किसी भी प्रकार का कोई अभ्यास नहीं किया, कोई बार बार हमने पुनरावृत्ति नहीं की, फिर भी हमें वो याद हो गई, अर्थात अनुबंधन कमजोर के बजाय अनुबंधन कैसा हुआ, मजबूत हुआ। तब थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में संशोधन किया था, और इस सिद्धांत में संशोधन करके इन्होंने इस नियम को यानी अभ्यास के नियम को दो उपभागों में विभाजित किया था। जो पहला उपभाग है वो है प्रभाव का नियम। जो पहला उपभाग है इसका जो पहला उपभाग है वो है प्रयोग का नियम, और दूसरा इन्होंने जो दिया है वो दिया है अनुप्रयोग का नियम। और यही प्रश्न आया था रीट लेवल प्रथम ने, थॉर्नडाइक ने किस नियम को प्रयोग और अनुप्रयोग दो भागों में विभाजित किया था। तो ये कौन सा नियम है, अभ्यास का नियम है। इसके बाद में दोस्तों अगला देखो नियम जो थॉर्नडाइक ने दिया है, दूसरा इसका जो मुख्य नियम है वो नियम है प्रभाव का नियम। इसी प्रभाव के नियम को हम कहते हैं परिणाम का नियम, और इसी को हम कहते हैं संतोष और असंतोष का नियम। तो इसमें आपको ये याद रखना है, संतोष या असंतोष नहीं है, इसका पूरा नाम है संतोष और असंतोष का नियम। यह थॉर्नडाइक का दूसरा मुख्य नियम है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का। तो इस नियम को हम कैसे पढ़ेंगे, तो देखो सबसे पहले वैसे ही पढ़ना। देखो प्राणी अधिगम करने के लिए क्या करता है, अनुक्रिया करता है, ना कि प्रतिक्रिया या सहज क्रिया करता है। और अनुक्रिया हमेशा याद रखना किसके प्रति की जाती है, उद्दीपक के प्रति, और उद्दीपक के प्रति की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। यदि प्राणी अनुक्रिया उद्दीपक के प्रति कर रहा है, उद्दीपक का अर्थ पहले समझा दिया था, सामान्य भाषा में हम इसको लक्ष्य कहते हैं, और लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया। यदि प्राणी अनुक्रिया कर रहा उद्दीपक के प्रति, यदि उद्दीपक के प्रति प्राणी अनुक्रिया करने में या अनुक्रिया करते समय यदि प्राणी को संतोष की प्राप्ति होती है इन दोनों के मध्य, तब इन दोनों के मध्य जो संबंध बनेगा, इन दोनों उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य, यानी आर रेस्पॉन्स और स्टूबलस के मध्य, इन दोनों के मध्य जो संबंध बनेगा या इन दोनों के मध्य जो अनुबंधन बनेगा, वो अनुबंधन कैसा बनेगा, मजबूत होगा। अनुबंधन कैसा होगा, मजबूत होगा। तो देखो वापस समझो, यदि अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य यदि कोई भी प्राणी अनुक्रिया करते समय उद्दीपक के प्रति उसे अनुक्रिया करने में संतोष की प्राप्ति होती है, तो इन दोनों के मध्य जो संबंध बनेगा वो संबंध कैसा होगा, मजबूत होगा। और यदि प्राणी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहा है और अनुक्रिया करते समय असंतोष की प्राप्ति होती है, हमें किसकी प्राप्ति होती है, असंतोष की प्राप्ति होती है, तो ये जो संबंध होगा वो संबंध कैसा बनेगा, कमजोर होगा, अर्थात अधिगम नहीं होगा। तो इसको देखो समझो, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई किसके प्रति करेंगे, लक्ष्य के प्रति करेंगे। और मान लो हमारा लक्ष्य है सेकंड ग्रेड के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करते समय हमें मान लो संतोष की प्राप्ति हो रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो बताओ इन दोनों के मध्य जो संबंध बनेगा, जो अधिगम होगा, वो अधिगम कैसा होगा, अच्छा होगा। और यदि इसके प्रति
हम अनुक्रिया कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के प्रति, और पढ़ाई करने में असंतोष की प्राप्ति होती है, तो ये जो अनुबंधन होगा वो अनुबंधन कैसा होगा, कमजोर होगा, अर्थात अधिगम कम होगा। इस नियम को क्या कह, इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है, संतोष या असंतोष का नियम कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने यह कहा कि इस नियम में प्राणी को अनुक्रिया करने के बाद में किस प्रकार के परिणाम की प्राप्ति हो रही है, किस प्रकार का परिणाम प्राप्त हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। इस कारण इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, परिणाम का नियम, प्रभाव का नियम। इस सिद्धांत को इसलिए, इस नियम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नियम में अनुक्रिया और उद्दीपक दोनों प्रभाव डालती है आपके किए जाने वाले कार्य पर, इसलिए इसे किसका नियम कहा जाता है, प्रभाव का नियम कहा जाता है। तो देखिएगा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने इसमें यह भी बताया कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, अर्थात सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, तो उसे संतोष की प्राप्ति होती है। जैसे देखो, यदि प्राणी को पुरस्कार दिया जा रहा है, यदि प्राणी को पुरस्कार दिया जा रहा है, यदि प्रशंसा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, संतोष की प्राप्ति होगी। और यदि देखो दंड और भय, अनुक्रिया करते समय यदि प्राणी को दंड दिया जा रहा है, यदि प्राणी में भय है, अर्थात पढ़ाई करते समय आपके लक्ष्य के प्रति, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो यानी जब भी अनुक्रिया कर रहे हो लक्ष्य के प्रति, उस समय आपके अंदर यदि भय है, आपके यदि अंदर दंड दिया जा रहा है आपको, तो आपको असंतोष की प्राप्ति होगी, और असंतोष की प्राप्ति होने पर अधिगम नहीं होगा। और यदि आपको पुरस्कार और प्रशंसा अर्थात सकारात्मक पुनर्बलन दिया जा रहा है, तो आपको अनुक्रिया करने में संतोष की प्राप्ति होगी। यह कौन सा नियम है, इसलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है संतोष या असंतोष का नियम। यह थॉर्नडाइक का जो दूसरा नियम था, यह दूसरा नियम यह है। देखो थॉर्नडाइक का तीसरा नियम, थॉर्नडाइक का जो तीसरा नियम है, वो थॉर्नडाइक का तीसरा नियम है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। यह इस तत्परता के नियम को ही हम और किसके नाम से जानते हैं, तैयारी का नियम। देखो तैयारी का नियम, प्रत्येक नियम का अर्थ है कि प्रत्येक नियम, इसको उपनाम क्यों दिया गया, तैयारी का नियम क्यों दिया गया, इसी को हम कहते हैं प्रेरणा का नियम, मोटिवेशन, लॉ ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का नियम, प्रेरणा का नियम। इसी को हम कहते हैं मानसिक तैयारी का नियम, मानसिक मेंटल सेट, लॉ ऑफ मेंटल सेट, मानसिक तैयारी का नियम, मानसिक तैयारी का नियम। ये इसके उपनाम है, तत्परता के नियम के इतने सारे उपनाम है इसको। देखो ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि प्राणी यदि किसी भी प्रकार की अपने लक्ष्य के प्रति अनुक्रिया करता है, और अनुक्रिया करने के लिए यदि वह तैयार है, तत्पर, तत्पर अर्थात तैयार है, तत्परता अर्थात तत्पर यानी तैयार है, यदि प्राणी के अंदर प्रेरणा है, अभिप्रेरणा है, और यदि प्राणी यदि मानसिक रूप से तैयार है, किसके रूप से, मानसिक रूप से तैयार है, तो वह अधिगम जल्दी कर पाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। देखो दोस्तों, ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि यदि प्राणी अपने उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, और अनुक्रिया करने के लिए वे यदि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से तैयार है, तो इसका अर्थ यह है कि वो उद्दीपक को प्राप्त कर लेगा। किसको प्राप्त कर लेगा, उद्दीपक को प्राप्त कर लेगा। व्यक्ति के अंदर मानसिक तैयारी अर्थात उसकी मानसिक शक्तियां किस प्रकार से है, जैसे देखो उदाहरण, आप यदि अपने लक्ष्य के प्रति अनुक्रिया कर रहे हो, तो अनुक्रिया करने से पहले ही आप यूं सोच लेते हो कि ये मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा या ये कार्य मुझसे नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि आप तैयार नहीं हो, आपको बार बार किया जाता आप पढ़ो लेकिन आप नहीं पढ़ते हो। इसका मतलब क्या है, आप तैयार नहीं है, और जब आप तैयार नहीं होते हो तो आप अधिगम नहीं कर पाओगे। और जब जो व्यक्ति जितना तैयार होगा शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से, वह व्यक्ति उतना ही अधिगम कर पाएगा। इसमें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का एक कोटेशन भी आता है कि 20 आदमी मिलकर एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन 30 या 10 या 20 आदमी मिलकर भी उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। बताओ कौन सा नियम है, तत्परता का नियम है। यानी 10 आदमी मिलकर एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन 20 आदमी मिलकर भी उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। क्यों, कौन सा नियम है, तत्परता का नियम। इसका कारण यह है कि घोड़ा तैयार नहीं है,
घोड़ा तत्पर नहीं है, घोड़े की मानसिक जो तैयारी है वो मानसिक तैयारी नहीं है। इस कारण देखो इस नियम में एक बात यह भी निकल कर आती है कि यदि आपके पास में प्रेरणा या अभिप्रेरणा नहीं है, अधिगम कर रहे हो आप अधिगम के प्रति या उद्दीपक के प्रति, फिर भी आपको अधिगम नहीं होगा। कौन सा नियम है ये? तत्परता का नियम है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो मुख्य गौण नियम है, थोंडाई के गौण नियम, और गौण नियमों की जो संख्या है वो है 5। सेकेंडरी नियम कुल कितने हैं? 5 है। सेकेंडरी लॉ देखो 5 में से कौन कौन से है? पहला जो गौण नियम है उसका नाम है बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया का नियम कौन सा नियम है? बहुक्रिया का नियम। पहले इनके बारे में समझो कितने इसने नियम दिए हैं। दूसरा जो नियम है वो है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। और थोंडाई का जो तीसरा नियम है वो तीसरा नियम है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का नियम, एप्टीट्यूड, मनोवृत्ति का नियम। बहुक्रिया देखो पहला कौन सा था? बहुक्रिया का, और दूसरा आंशिक क्रिया, और तीसरा मनोवृत्ति, और जो चौथा नियम है वो है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम। और जो पांचवा नियम है वो है साचर्यात्मक नियम। साचर्यात्मक नियम। ये थोंडाई के कुल कितने गौण नियम या द्वितीयक नियम है? 5 गौण नियम है। तो देखो एकक के बारे में पढ़ते हैं। ये गौण नियम क्या है? थोंडाई का पहला जो गौण नियम है बहुक्रिया। इसका अर्थ क्या है? बहुक्रिया यानी अनेक क्रिया। बहुक्रिया या अनेक क्रिया। यदि कोई प्राणी अधिगम के लिए अपने लक्ष्य के प्रति अनेक क्रिया करता है और तब तक क्रिया करता रहता है जब तक उसको लक्ष्य की या उद्दीपक की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक, तो ये कौन सा नियम होगा? बहुक्रिया का नियम होगा। दोस्तों इसमें याद ये रखना है कि प्राणी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है और प्राणी उद्दीपक के प्रति अनेक क्रिया करता है। जब अनेक क्रिया करता है तब इन दोनों के मध्य यानी आर और एस, देखो आर का मतलब क्या हो गया? रेस्पॉन्स, और एस का मतलब क्या हो गया? स्टूबलस। प्राणी इसके प्रति जब अनेक क्रिया करता है तो इन दोनों के मध्य जो संबंध बनता है, बॉन्डिंग, वो संबंध मजबूत बनता है और प्राणी क्या कर लेगा? अधिगम कर लेगा। कौन सा नियम है? बहुक्रिया का नियम है। दूसरा जो इसका नियम है वो आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का अर्थ क्या है? इसमें आपको याद ये रखना केवल अनेक क्रिया। जब प्राणी अनेक क्रियाओं के द्वारा उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध बना लेता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुक्रिया का नियम कहते हैं। आंशिक क्रिया, आंशिक क्रिया का अर्थ है छोटी छोटी क्रिया। कैसी क्रिया? छोटी छोटी क्रिया। अब जैसे दोस्तों आप देखिएगा, आप कोई भी एक पुस्तक लेते हो और उस पुस्तक को यदि आप पढ़ते हो तो उस पुस्तक को आप एक ही दिन में कंप्लीट अर्थात पूरी पढ़ लेते हो, या 4 दिनों में उस पुस्तक को पूरी पढ़ लेते हो, तो बताओ वो पुस्तक कितनी याद रहेगी आपको? वो याद नहीं रहेगी। उस पुस्तक को यदि आपको पढ़ना है तो उस पुस्तक को विभिन्न भागों में विभाजित करो और उसके प्रति छोटी छोटी क्रियाएं करो। यानी उस पुस्तक में यदि 15 अध्याय है तो 15 अध्याय को भी 15 भागों में विभाजित करो और उसके बाद में उसको आप पढ़ो। यानी डेली का 1 पेज या डेली के 5 पेज, तो उसके बाद में छोटी छोटी क्रिया होगी और छोटी छोटी क्रियाओं से ही अधिगम होता है। एक साथ में हम बड़ी क्रिया करते हैं, लंबी क्रिया करते हैं, उससे अधिगम नहीं होता है। यह थोंडाई का दूसरा नियम है। जो तीसरा नियम है मनोवृत्ति का नियम। देखो मनोवृत्ति, इसमें 2 शब्द है, मन और दूसरा एक शब्द है वृत्ति। तो देखिएगा दोस्तों याद रखना, मनोविज्ञान में मन का अर्थ, मनोविज्ञान में मन का अर्थ आत्मा नहीं होता है। मनोविज्ञान में मन का अर्थ मस्तिष्क होता है। मन का अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क होता है। दूसरा जो इसमें शब्द है वो है वृत्ति। ये देखो वृद्धि नहीं है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, ग्रोथ, वो अलग है। ये क्या है? एप्टीट्यूड, यानी क्या है? वृत्ति। और वृत्ति का अर्थ क्या होता है? वृत्ति का अर्थ आपका नजरिया है। वृत्ति का अर्थ आपका क्या है? नजरिया। वृत्ति का अर्थ क्या है? दृष्टिकोण। अब जैसे देखो अभी सिद्धांत को देखो आप, मनोवृत्ति का नियम यानी मन की वृत्ति, मनोवृत्ति का नियम। आप यदि आपके मन की वृत्ति यदि सकारात्मक है तो अधिगम होगा, और मन की वृत्ति यदि नकारात्मक है
तो अधिगम नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि जैसे देखो दोस्तों, सेकंड ग्रेड की भर्ती है और सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए आप पहले ही यूं सोच लेते हो कि मेरा इसमें नंबर नहीं आएगा। आपने अपने मस्तिष्क में गलत प्रकार का या गलत दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया है, तो आप इस भर्ती को क्लियर नहीं कर पाओगे। और यदि आपकी मन की वृत्ति सकारात्मक है, मस्तिष्क में आपने सोच लिया है कि इस भर्ती में मुझे एक पोस्ट निकालनी है, तो इसका मतलब मन की वृत्ति कैसी हो गई? सकारात्मक। और जब मन की वृत्ति सकारात्मक होगी तभी अधिगम होगा। कौन सा नियम है ये? मनोवृत्ति का नियम, थोंडाई का। देखो चौथा जो नियम है वो है सादृश्यता का नियम, और इसमें निकल कर क्या आ रहा? दृश्य। दृश्य का अर्थ क्या होता है? देखना। देखो दो प्रकार की विषय वस्तु होती है। मान लो एक इस प्रकार की ये विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को आपने पहले देख रखा है, यानी ये एक प्रकार का उद्दीपक है, और उस उद्दीपक को आपने पहले देख रखा है। यानी देखो अभी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो मान लो, और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने से पहले यदि आपने पिछली सेकंड ग्रेड का भी पेपर दे रखा है, इसका मतलब आपने पहले सेकंड ग्रेड देख रखी है और फिर इसके प्रति आप अनुक्रिया कर रहे हो, तो वो अनुक्रिया आपकी तेज होगी। उस अनुक्रिया से अनुबंधन का निर्माण होगा। यानी आपका जो पूर्व ज्ञान है, वो पूर्व ज्ञान कितना है? पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्रभावित करता है। यानी आप जो भी नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, इसके लिए आपका पूर्व ज्ञान कितना मजबूत है, उसके अनुसार अधिगम होता है। कौन सा नियम? सादृश्यता का नियम। जो साचर्यात्मक नियम है, ये नियम ये कहता है कि बालकों को हमेशा संवेदनशील करके पढ़ाना चाहिए। सीरियसली संवेदनशील। आप विषय वस्तु का अपने साथ में कितना साचार्य स्थापित कर पाते हो, आप विषय वस्तु के साथ में कितनी अंत्यक्रिया स्थापित कर पाते हो, और आप विषय वस्तु के साथ में अपना कितना तालमेल बैठा पाते हो, ये इसको हम क्या कहते हैं? साचर्य कहते हैं। तो इस जो व्यक्ति जितना कर पाता है वो उतना ही अधिगम करेगा, और जो व्यक्ति जितना कम कर पाता है वो उतना ही कम करेगा। तो अगर ये समझ में, ये कौन सा नियम था? साचर्यात्मक नियम था। तो दोस्तों एडवर्ड ली थोंडाई के जो नियम है वो 3 गौण नियम है और 5 मुख्य नियम है। दोस्तों आप इसमें एक ये भी बात याद रखो, हाँ मैं आपको पूरी साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ लड़कों के कमेंट भी आ रहे हैं बार बार, कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो इस कमेंट बॉक्स में ही आपस में चर्चा करने लग जाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारी टेक्निकल टीम आपको यदि ब्लॉक कर देगी यदि आप ऐसे लिखोगे तो, और टेक्निकल टीम ने यदि आपको ब्लॉक कर दिया तो दोबारा आप इस वीडियो को नहीं देख पाओगे। तो इसका यह भी आप विशेष ध्यान रखें। देखो ये थोंडाई के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं एकक सिद्धांत के बारे में। व्यवहारवादियों के जो सिद्धांत है वापस पढ़ते हैं। देखो व्यवहारवादियों का एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत का नाम है प्रियतन। व्यवहारवादियों का जो सिद्धांत है, प्रियतन और भूल का सिद्धांत। प्रियतन और भूल का सिद्धांत। पहले मैं आपको केवल सामान्य जानकारी दे रहा हूं। दूसरा जो नियम है, व्यवहारवादियों के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, बाद में हम संज्ञानवादियों के सिद्धांत पढ़ेंगे। दूसरा जो नियम है, दूसरे नियम का नाम है शास्त्रीय, या इसी को हम कहते हैं परंपरागत, शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? देखो प्रियतन और भूल का सिद्धांत। जो तीसरा है, देखो इसमें ये याद रखना, प्रियतन और भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थोंडाई के द्वारा दिया गया। शास्त्रीय या परंपरागत का नियम किसके द्वारा दिया गया? पावलोव या पावलोक के द्वारा दिया गया। तीसरा जो नियम है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह सिद्धांत दिया गया बीएफ स्किनर के द्वारा। बीएफ स्किनर के द्वारा। हम एकक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कुल सिद्धांत है कितने और कौन कौन से हैं। और एक चौथा जो नियम है वो है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह सिद्धांत दिया गया सीएल हल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? सीएल हल के द्वारा। ये प्रमुख जो सिद्धांत है ये व्यवहारवादी सिद्धांत है।
तो देखो इन एकक सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ये सिद्धांत शास्त्रीय परंपरागत का, उसके बाद में पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम पुनर्बलन का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के अनेक उपनाम हैं, लेकिन आपको इस सिद्धांतों का जो इंग्लिश में नाम है वो याद नाम, एकक सिद्धांतों का एकक नाम याद रखना है। उसके बाद में ये सिद्धांत आपको अपने आप याद रह जाएंगे। तो जैसे देखो चलते हैं पहले सिद्धांत पर। जो पहला सिद्धांत है वो पहला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। और जो पहला सिद्धांत है, तो देखो दोस्तों थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत था क्या? ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है और ये थॉर्नडाइक का प्रयोग है। तो देखो इस सिद्धांत का जो नाम है, इस सिद्धांत को पहला जो सिद्धांत हमने पढ़ा, ये सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, इस कारण इस सिद्धांत को कहते हैं हम सामान्यतः थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के ये अनेक सारे उपनाम है, जैसे संबंधवाद सिद्धांत भी हम इसी को कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी हम इसी को कहते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, और एक इसका नाम है संयोजनवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। और थॉर्नडाइक ने जो ये सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का जो प्रयोग है वो प्रयोग ये इस प्रकार का है। देखो ये थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया और सिद्धांत देकर थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में प्रयोग किस पर किए? थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में प्रयोग किस पर किए? तो आपको ये याद रखना, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर किया। ये जो प्रयोग है वो प्रयोग किस पर है? बिल्ली पर है। और दूसरा, इन्होंने अनेक प्रयोग किए, जैसे इन्होंने चूहों पर भी प्रयोग किया था, इसके अलावा इसने चूजों पर भी प्रयोग किया था, इन्होंने खरगोश पर भी प्रयोग किया था, इन्होंने खरगोश भी प्रयोग किया। तो देखो इन सब पर प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक का जो ये प्रयोग है, इस प्रयोग को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आगे का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत, इस सिद्धांत के ये उपनाम है और इस सिद्धांत का ये प्रयोग है। पहले हम प्रयोग को समझते हैं, उसके बाद में ये हमारे अपने आप समझ में आ जाएगा सिद्धांत है क्या। तो जो जैसे तो देखो इसको प्रयोग में आपको बिल्ली दिखाई दे रही है, और थॉर्नडाइक ने इस प्रकार का एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में ये बिल्ली है, और बिल्ली में देखो ये इस प्रकार का जो ये ट्रैप यानी चोर दरवाजा, ये दरवाजा है बिल्ली के बाहर जाने का, और इस प्रकार की ये स्ट्रिंग है यानी लोहे की एक सलाखें हैं, और ये इस प्रकार का एक लीवर है। लीवर क्या है? इस पर बिल्ली जैसे ही अपना पैर रखेगी तो ये जो ट्रैप डोर है, ये जो चोर दरवाजा है, अर्थात ये दरवाजा खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आ जाएगी। ये बिल्ली के सामने इस प्रकार का ये खाने की वस्तु है, और ये है क्या? यहाँ पर मृत मछली है, ये याद रखना। यहाँ पर है क्या? मृत मछली है, अर्थात थॉर्नडाइक ने ये मृत मछली है, ये लिवर है, और ये इस प्रकार की देखो ये बिल्ली है, ये बिल्ली है। तो थॉर्नडाइक का प्रयोग बताओ किस पर किया गया? मृत मछली और बिल्ली पर किया गया, मृत मछली और बिल्ली पर प्रयोग किया। और इसने इस प्रयोग में देखो ये प्रयोग किया कैसे? थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग, इस दृश्य को देखिएगा आप 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों देखो थॉर्नडाइक ने क्या किया, इस प्रकार का एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को रखा, और बिल्ली को भूखी रखा। तो सबसे पहले देखो जैसे ये बिल्ली को क्या लगी है? भूख लगी है। बिल्ली के अंदर जागृत क्या हुआ? चालक जागृत हुआ। तो बिल्ली ये इस प्रकार की आपको जो दिखाई दे रही है, ये लोहे की सलाखें हैं, ये इस प्रकार की जो आपको दिखाई दे रही है ये लोहे की सलाखें हैं, ये लोहे की सलाखें हैं इस प्रकार की। तो बिल्ली बताओ बिल्ली के सामने क्या है? मैंने मनोविज्ञान में सिद्धांतों में, अधिगम के सिद्धांतों में आपको थ्योरी पढ़ाई थी, व्यवहारवादियों की थ्योरी। और व्यवहारवादियों की थ्योरी के बारे में मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, एक बताया अनुक्रिया, अनुक्रिया। तो देखो इस प्रयोग में जो अनुक्रिया करता है वो अनुक्रिया करता अर्थात क्या है? रेस्पॉन्स। तो अनुक्रिया करता कौन है? बिल्ली है। इस प्रयोग में अनुक्रिया करता कौन है? बिल्ली है, अर्थात अनुक्रिया कौन कर रही है? बिल्ली कर रही है। ये क्या है? मृत मछली, अर्थात बिल्ली जो अनुक्रिया कर रही है
वो अनुक्रिया किसके प्रति कर रही है? भूख लगी है, इसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो मृत मछली इसके लिए क्या है? भोजन है। बिल्ली का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? उद्दीपक है। सामान्य भाषा में हम लक्ष्य को क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। अब देखो, थॉर्नडाइक ने इस बक्से में जैसे इस भूखी बिल्ली को रखा, तो भूखी बिल्ली ने लोहे की सलाखों पर कई बार अपना पंजा मारा, अर्थात कई बार की अनेक क्रियाएं की, और उसके अंत में उसका अचानक पैर पड़ता है इस लीवर पर। यह इस प्रकार का लीवर रहा, इस लीवर पर इसका अचानक पैर पड़ता है, और जैसे पैर पड़ता है इस प्रकार का लीवर स्ट्रिंग के द्वारा यह दरवाजा खुल जाता है, और यह दरवाजा खुलने के बाद में बिल्ली बाहर आती है और इस भोजन को प्राप्त कर लेती है। देखो, ये आपने प्रयोग कई बार समझा पढ़ा था, लेकिन ये प्रयोग है क्या? मूल थ्योरी क्या है इस प्रयोग की? इस प्रयोग की थ्योरी यह है कि पहले दिन थॉर्नडाइक ने ऐसा प्रयोग किया था, एक बिल्ली को रखा और उसके बाद में बिल्ली अनेक क्रियाएं करती है, अंत में अपना पंजा लीवर पर मारती है और बिल्ली बाहर निकलती है और मृत मछली को खा जाती है। उसके बाद में दूसरे दिन फिर थॉर्नडाइक ने उसी बिल्ली को लिया, उसी दरवाजे में यानी उसी बक्से में डाला, और उसके बाद में बिल्ली ने अनेक गलत क्रियाएं की और अंत में लीवर पर पंजा मारा, बाहर निकली और मछली को प्राप्त कर लिया। यह प्रक्रिया कई बार चलती रही। जब अंत में क्रिया धीरे धीरे जो गलत क्रिया थी वो गलत क्रिया कम होने लगी, और बिल्ली ये समझ गई कि मुझे भोजन की प्राप्ति मुझे भोजन तब मिलेगा जब मैं इस लीवर पर पंजा मारूंगी। तो इसका अर्थ यह है कि देखो, अनुक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? अनुक्रिया के द्वारा। बिल्ली ने क्या की थी? अनुक्रिया। अनुक्रिया के द्वारा जब प्राणी उद्दीपक को प्राप्त करने का तरीका सीख लेता है या प्राप्त कर लेता है, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों के मध्य क्या बनता है? अनुबंधन बनता है, और इसी अनुबंधन को हम बॉन्डिंग कहते हैं। और यही अनुबंधन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? अधिगम हो गया। ये थॉर्नडाइक का प्रयोग था, जो किस पर किया था? एक तो बिल्ली पर किया और दूसरा मृत मछली पर किया था। अब देखो, इस सिद्धांत की जो मूल थ्योरी है उस मूल थ्योरी को समझते हैं हम। थॉर्नडाइक की जो मूल थ्योरी है वो मूल थ्योरी क्या है? देखो, ये प्रयोग था। इस प्रयोग में इतना सा याद रखना, ये एक बिल्ली है, ये एक पिंजरा है। इस सिद्धांत के जितने भी उपनाम है वो उपनाम क्यों है? तो देखो दोस्तों, इसमें एक यह याद रखना, एक तो इसमें है ये मृत मछली, और दूसरी ये है, देखो देखो क्या है? बिल्ली। अर्थात बिल्ली क्या कर रही है? अनुक्रिया कर रही है। बिल्ली क्या कर रही है? अनुक्रिया कर रही है। ये क्या है? बिल्ली के सामने लक्ष्य, और इसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। यानी इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने एक तो लिया उद्दीपक और दूसरा क्या लिया? अनुक्रिया। अनुक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर, और इसको क्या बोलते हैं? एस। यानी इस कारण इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? एस आर थ्योरी कहते हैं। यानी एक तो इसमें स्टूबलस है और दूसरी क्या है? अनुक्रिया है। इस कारण इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? एस आर टाइप लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। और इस सिद्धांत का, इसीलिए इस सिद्धांत का उपनाम क्या है? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में निष्कर्ष यह निकाला था कि बिल्ली आरंभ में बहुत गलतियां कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे बिल्ली ने गलतियों में सुधार किया, और अचानक बिल्ली को बंद करते ही सीधा पैर लगाती लीवर पर और अपना दरवाजा खोल लेती थी। इसका मतलब अधिगम में भूल समाहित रहती है, अधिगम में त्रुटि समाहित रहती है, और इसके लिए बार बार क्या करना पड़ता? अभ्यास। बार बार क्या करना पड़ता? प्रयत्न। इसलिए इसे भूल और प्रयत्न का सिद्धांत या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इन दोनों के मध्य क्या बनता है? अनुबंधन बनता है। इन दोनों के मध्य जब बिल्ली अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त करने का तरीका सीख लेती है, तो इन दोनों के मध्य अनुबंधन बनता है। उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग, यानी संयोजनवादी सिद्धांत। और बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? संबंध, अर्थात संबंधवाद। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? संबंधवाद सिद्धांत कहा जाता है। आगे ये देखो, ये जो प्रयोग था, ये प्रयोग समझ में आ गया आपके। अब देखो इस सिद्धांत के बारे में और जानकारी क्या क्या है। ये इस सिद्धांत के इतने सारे उपनाम है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डिंग थ्योरी।
या तो इतने उपनाम याद कर लो या फिर एक शब्द याद रखो, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग थ्योरी, इसमें उद्दीपक भी है और इसमें अनुक्रिया भी है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, SR टाइप, SR टाइप लर्निंग थ्योरी, SR टाइप लर्निंग थ्योरी, इसी सिद्धांत को कहा जाता है SR टाइप लर्निंग थ्योरी या बॉन्डिंग थ्योरी, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब देखो आगे पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या है, देखो थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के विभिन्न चरण बताए हैं। सबसे पहले देखो चालक, एक इसमें आपको याद रखना चालक, दूसरा इसमें आपको याद रखना है लक्ष्य, चालक लक्ष्य, दूसरा याद रखना अवरोध। देखो निम्न बिंदु है, इन बिंदुओं के आधार पर थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की व्याख्या की है। चालक, अवरोध, अनियमित अनुक्रिया, चालक, अवरोध, इसके अलावा अनियमित अनुक्रिया, अनियमित अनुक्रिया। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है संयोजनवश सफलता, संयोजनवश सफलता, संयोजनवश सफलता। इसके अलावा है दृढ़ीकरण। देखो पहले इन बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं हम। इसमें दोस्तों, इसमें आप ये याद रखो, इस प्रयोग में सबसे पहले चालक क्या है, चालक। देखो चालक इस प्रयोग में क्या है, भूख, और चालक उसको कहते हैं जो प्राणी को चलाता है, चलाने वाले को हम क्या कहते हैं, चालक। तो इसमें आप ये याद रखना, इसमें जो बिल्ली थी वो बिल्ली कैसी थी, ये जो बिल्ली है ये बिल्ली कैसी है, भूखी बिल्ली है, और इस बिल्ली को क्या लगी है, भूख लगी है। इसमें चालक में बिल्ली नहीं है, चालक में क्या है, भूख। चलाने वाले को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे बस, बस को जो चलाता है उसको हम क्या कहते हैं, चालक। तो चालक में चालक को चलाने वाला, बस को चलाने वाला चालक हो गया। और अभी हम इसमें यूं नहीं कह सकते बस चालक है, बस का जो ड्राइवर है वो, उसको हम कहते हैं चालक। इसमें हम बिल्ली को चालक नहीं कह सकते, चालक कौन है, भूख है। दूसरा लक्ष्य, इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है, भोजन, भोजन अर्थात मृत मछली, मृत मछली। इसके अलावा देखो अवरोध, लेकिन बिल्ली के सामने अवरोध क्या है, ये डायरेक्ट बाहर क्यों नहीं आ सकती, ये यहां पर इसके सामने अवरोध है, ये लोहे की सलाखें, ये लोहे की सलाखें। तो देखो लोहे की सलाखें, अवरोध क्या है, लोहे की सलाखें। लेकिन इसमें अनियमित अनुक्रिया, देखो अनुक्रिया, अनियमित अनुक्रिया क्या है, एक तो होती है सही अनुक्रिया और दूसरी क्या है, अनियमित अनुक्रिया। अनियमित अनुक्रिया क्या है कि बिल्ली को जैसे आरंभ में भूखी बिल्ली को इस पिंजरे में रखा, बिल्ली अपना पंजा लीवर पर मारने के बजाय लोहे की सलाखों पर मारती थी। यानी बिल्ली द्वारा की जाने वाली जो गलत क्रियाएं हैं, जो सही क्रियाएं नहीं है, वो क्रिया जो लीवर पर पंजा नहीं मारती है, इसके अलावा लोहे की सलाखों पर मारती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनियमित अनुक्रिया। संयोजनवश सफलता, इसका अर्थ यह है कि बिल्ली का अचानक पैर इस लीवर पर पड़ जाना, इसको हम क्या कहते हैं, संयोजनवश सफलता। उसके बाद में दृढ़ीकरण, लेकिन बिल्ली को जो बाद में प्रस्तुत किया गया कई बार, लगभग 100 बार 150 बार, उसके बाद में बिल्ली ने एक भी गलत अनुक्रिया नहीं की। बिल्ली ने दरवाजे को खोलने का तरीका सीख लिया और यह जान लिया कि लीवर पर जब पंजा मारा जाएगा तभी भोजन मिलेगा और दरवाजा खुलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ीकरण कहते हैं। और इसके अलावा देखो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने इस नियम में 4-5 बातें बताई है, मूल मूल। वो 4-5 बातें कौन कौन सी है। सबसे पहली बात थॉर्नडाइक ने जो इसमें बताई है वो ये बताई है कि अधिगम में प्रयास और भूल समाहित रहता है। अधिगम में प्रयास एवं भूल, प्रयास एवं भूल समाहित रहता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, देखो समाहित रहता है, इसका अर्थ यह है कि देखो बिल्ली ने कई बार अभ्यास किए,
तब जाकर इसने दरवाजा खोलने का सही तरीका सीखा। इसका मतलब क्या है, अधिगम में क्या रहता है, अभ्यास रहता है, भूल। भूल का मतलब यह है कि अधिगम, देखो थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग किस पर किया, बिल्ली पर किया। इस बिल्ली यदि ये बिल्ली भूल नहीं करती और इस बिल्ली को इस पिंजरे में बंद रखा गया और तुरंत ये आकर सीधा पंजा लीवर पर मारती, दूसरी बार भी रखा जाता, तुरंत आकर ये अपना पंजा लीवर पर मारती, तो इसका अर्थ क्या है, बिल्ली भूलती नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता था। इसका मतलब बिल्ली ने कई गलत अनुक्रिया भी की है, अर्थात इसमें क्या समाहित है, भूल समाहित है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है, अनुबंधन का परिणाम है। इस अनुबंधन के बारे में, अनुक्रिया के बारे में और उद्दीपक के बारे में मैंने आपको शुरू में समझाया था। अनुबंधन क्या है, अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य। तो इसमें देखो अनुक्रिया कौन हो गई, अनुक्रिया करने वाली कौन हो गई, बिल्ली, अर्थात ये क्या है, अनुक्रिया करता। बिल्ली द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या है, अनुक्रिया है। और ये मर्त मछली, ये क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। तो कोई भी प्राणी अनुक्रिया करके जब उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो इन दोनों के मध्य क्या बनता है, अनुबंधन बनता है। और बिल्ली ने ऐसा किया था, अनुक्रिया, बार बार अनुक्रिया करके उद्दीपक के प्रति उद्दीपक को प्राप्त करने का सही तरीका ढूंढ लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और तीसरी, इनके अनुसार अधिगम में समय लगता है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम में समय लगता है। समय, या फिर हम यूं कह सकते हैं, अधिगम उत्तरोत्तर होता है। अधिगम कैसे होता है, उत्तरोत्तर होता है। तो देखो दोस्तों, थॉर्नडाइक की जो बिल्ली थी, उस बिल्ली ने अचानक नहीं सीखा था कि दरवाजा खोलने का सही तरीका क्या है। इसने कई गलत अनुक्रिया की और एक के बाद में एक अनुक्रिया की। यानी देखिए, पहले दिन जब बिल्ली को इस पिंजरे में रखा गया तब उसने अनुक्रिया मान लो 100 गलत अनुक्रिया की। जब दूसरे दिन रखा गया तब 80 गलत अनुक्रिया की, तीसरे दिन 70 की, और उसके बाद में धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि बिल्ली को इस पिंजरे में रखा और उसके बाद में तुरंत इस लीवर पर अपना पंजा मारा। इसका मतलब क्या है, अधिगम जो होता है वो अचानक या एकदम नहीं होता, बल्कि कैसे हुआ था, उत्तरोत्तर हुआ था। इसका जो चौथा जो निष्कर्ष का बिंदु है, चौथा निष्कर्ष का बिंदु यह है कि अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। यानी अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है, संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। देखो दोस्तों, इसमें शब्द क्या आया, नहीं होता है। संज्ञान का अर्थ क्या है, पहले ये समझो। सामान्य भाषा में हम जिसको ज्ञान कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञान। बिल्ली, जब देखो बिल्ली ने लीवर पर पंजा मारने का जब सही तरीका सीखा तो बिल्ली अपने ज्ञान के द्वारा ऐसा नहीं कर पाई थी। बिल्ली ने किसके द्वारा ऐसा किया, प्रत्यक्ष। यानी अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है, बल्कि अधिगम कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। अधिगम बिल्ली ने जो किया वो प्रयास के द्वारा किया, बिल्ली की इसमें बुद्धि नहीं थी। तो हम यूं कह सकते हैं, थॉर्नडाइक की जो ये बिल्ली है, ये बिल्ली भुलक्कड़ है, इसके पास में ज्ञान नहीं था। यदि ज्ञान होता, ये बिल्ली अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करती, तब पहली बार जब इसको इस लोहे के पिंजरे में डाला जाता तभी ये बिल्ली लीवर पर पंजा मार के बाहर निकल सकती थी। इसका अर्थ यह है कि अधिगम का जो यह सिद्धांत है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इस प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के जो निष्कर्ष बिंदु है, वो निष्कर्ष बिंदु ये 4 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। और दोस्तों, आप इसमें यह भी याद रखो, आप बार बार टॉपिक के अलावा कोई चर्चा ना करें। इसमें यह भी बार बार लिख रहे हैं कि सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। हाँ, निर्मल जी सर आपको सारे मनोविज्ञान के टॉपिक पढ़वाएंगे। इसके अलावा इसमें कोई समझ में, एक चेन का सिद्धांत भी कहते हैं क्या, इसे चेन का सिद्धांत नहीं कहते हैं। इसको इंग्लिश में आपको ये याद रखना है, बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है SR टाइप थ्योरी, SR टाइप लर्निंग थ्योरी। तो ये आपका सिद्धांत हो गया, जो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। अब दोस्तों देखो, इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या है। इस सिद्धांत को सीखने के बाद में देखो, आप जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, या जो भी आप इस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं,
आप में से सारे ऐसे हैं या तो बीएसटीसी कर चुके हैं या बीएड कर चुके हैं। ये आपको सिद्धांत कहाँ पढ़ाया जाता था? मूलतः बीएड में पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों देखो, आप यदि छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो ये इस सिद्धांत को सीखने के बाद में आप छोटे बच्चों को किस प्रकार से सिखाएंगे, या इस सिद्धांत के द्वारा आपको यदि बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे। तो ये सिद्धांत ये समझाता है कि हमें जब भी पढ़ाना चाहिए तो बच्चे से बार बार क्या करवाना चाहिए? अभ्यास करवाना चाहिए। और उस अभ्यास में कई बार गलतियां भी होती है, उस अभ्यास में कई बार भूलें भी होती है, भूल भी समाहित रहती है। तो देखो, ये सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है? ये सिद्धांत उनके लिए उपयोगी है जो मंद बुद्धि के बालक है। मंद बुद्धि के बालकों को ये सिद्धांत समझाने में उपयोगी है। दूसरा, इस सिद्धांत को हम जब भी प्रयोग में ले तो इस सिद्धांत में निकलकर एक बात यह भी सामने आती है कि अधिगम में समय लगता है। अधिगम में क्या लगता है? समय लगता है। तो आप जब भी पढ़ाओ तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक प्राणी को सीखने में समय लगता है, उसको कुछ समय देना चाहिए। अर्थात संज्ञान पर, अर्थात बुद्धि पर आधारित नहीं होता है, ये बार बार अभ्यास पर आधारित होता है। और इससे ये याद रखना आप कि छोटे छोटे बच्चों को जब भी आप गिनती सिखाते हो, देखो जब भी हम गिनती सिखाते हैं तो ये गिनती आधारित किस पर रहती है? अभ्यास पर। इसका मतलब छोटे छोटे बालकों के लिए उपयोगी है ये सिद्धांत, मंद बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी है ये सिद्धांत। इस प्रकार के इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व है। देखो दोस्तों, अगला सिद्धांत पढ़ते हैं हम। देखो, एक सिद्धांत है दूसरा, और उस सिद्धांत का नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या? पुनर्बलन का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं सबलन का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के नाम कितने हैं? 3। इसके अलावा इस सिद्धांत के अनेक उपनाम है। जैसे उपनाम कौन कौन से? इसी को हम कहते हैं आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत। आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत। आवश्यकता ह्रासन, ह्रासन का अर्थ होता कमी, या इसे हम यूं भी कह सकते हैं आवश्यकता अवकलन। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। अवकलन का अर्थ भी कमी होता है, ह्रासन या कमी। इसी को हम कहते हैं जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। इसी सिद्धांत का एक और उपनाम है चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत। इसी को हम कह सकते हैं परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। और इसी को हम कह सकते हैं निष्कर्ष का सिद्धांत। निष्कर्ष, या इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। ये इतने सारे इसके इंग्लिश में नाम है, हिंदी में नाम है। और इसको इंग्लिश में हम यूं बोल सकते हैं रिफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी। पुनर्बलन, और पुनर्बलन को क्या बोलते हैं? रिफोर्समेंट। तो आपको यदि हिंदी में याद रखना है तो ये इतने सारे याद रखने पड़ेंगे, और अंग्रेजी में याद रखना है तो आपको याद करना पड़ेगा रिफोर्समेंट थ्योरी। देखो, मैस्लो ने भी ये दिया था। मैस्लो का जो सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का, और अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। उनको आशावाद का जनक कहा जाता है। उनका जो सिद्धांत है वो आवश्यकता का सिद्धांत है। अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है वो आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत है। और ये जो सिद्धांत है वो है आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, और ये सिद्धांत है आवश्यकता ह्रासन या आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। यानी ह्रासन का अर्थ था कमी, अवकलन का अर्थ होता कमी। जैविक आवश्यकता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के जो उपनाम है इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफोर्समेंट थ्योरी। तो देखो दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्लार्क एल हल के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्लार्क एल हल के द्वारा दिया गया। और यह सिद्धांत कहता है क्या है? तो देखो, इस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं।
तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो इस सिद्धांत, ये सिद्धांत है क्या? ये सिद्धांत ये है, इस सिद्धांत की जो थ्योरी है वो थ्योरी ये है। इस सिद्धांत के अनुसार एक तो महत्वपूर्ण जो बात है वो है आवश्यकता की, यानी आवश्यकता की कमी, आवश्यकता की कमी। एक इस बात को याद रखें, जो क्लार्केल हल था, वो क्लार्केल हल ने ये कहा कि जो दुनिया का जो प्रत्येक प्राणी है, उस प्रत्येक प्राणी में आवश्यकता की कमी होती है, और प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं की कमी के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है। प्रत्येक प्राणी में आवश्यकता की कमी होती है, या प्रत्येक प्राणी में कुछ जैविकीय आवश्यकताएं होती है। यह भी कहा कि प्रत्येक प्राणी में जो आवश्यकताएं होती है, कुछ आवश्यकताएं कैसी होती है? जैविकीय आवश्यकताएं होती है, और प्राणी इन जैविकीय आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है। और इसमें यह भी बताया, जैसे प्राणी को भूख लगने पर बताओ आवश्यकता किसकी हुई? भोजन की हुई। प्राणी को प्यास लगने पर आवश्यकता किसकी हुई? पानी की हुई। आगे बात समझ में? जैविक की आवश्यकता, तो ये किस प्रकार की आवश्यकता है? ये जैविक की आवश्यकता। जैविक की आवश्यकता का अर्थ है जन्मजात आवश्यकता। तो देखो, प्राणी खुद एक समस्या समाधान स्वचालित मशीन है, ये किसने कहा? क्लार्केल हल ने कहा। और कहा कि जैसे भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता होती है और प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता होती है। जैसे देखो, इसने कहा कि ये मान लो ये भोजन है और इस प्रकार का ये प्राणी है, ये मान लो प्राणी है, और इस प्राणी को लगी है भूख। तो देखो, इस प्राणी को आवश्यकता किसकी है? इस प्राणी को आवश्यकता किसकी है? भोजन की। यानी इस भूख की भूख लगी है, आवश्यकता किसकी है? भोजन की है। तो देखो, इसकी आवश्यकता में कमी कब आएगी? आवश्यकता भोजन की है और आवश्यकता में कमी कब आएगी? यानी इसकी भूख शांत कब होगी? इसकी भूख शांत तब होगी जब इस प्राणी को प्राप्त क्या हो जाएगा? भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, जैसे इस प्राणी को भोजन प्राप्त हुआ, उसकी आवश्यकता में क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो क्लार्केल हल ने इस सिद्धांत में यह बताया कि ये जो भोजन है, ये भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पुनर्बलन का कार्य करता है। और कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार का यदि कोई भी कार्य करता है तो वो कार्य किसके आधार पर करता है? पुनर्बलन के आधार पर करता है। ये बात समझाई थी इस सिद्धांत में। इस सिद्धांत की देखो जो निष्कर्ष बात है, वो निष्कर्ष बात यह भी है कि कोई भी प्राणी तब सीखता है जब उस प्राणी को उस वस्तु की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता होने पर प्राणी उस वस्तु के लिए अनेक प्रकार की क्या करता है? क्रिया करता है, और क्रिया करके उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। और उस वस्तु को प्राप्त करने का जो तरीका है, वो तरीका या वो वस्तु उसके लिए किस प्रकार से कार्य करेगी? पुनर्बलन के रूप में कार्य करेगी। और यही क्या है? अधिगम है। इस सिद्धांत में ये समझाया गया है। तो मित्रों, इस सिद्धांत में ये याद रखना है, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति उसके अनुरूप विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, और उन क्रियाओं के द्वारा वो अपने उद्दीपक को प्राप्त करने का तरीका सीख लेता है, और उसे हम अधिगम कहते हैं। क्लार्केल हल ने अपनी पुस्तक में खुद ने लिखा है कि यह सिद्धांत उसी प्रकार से है जिस प्रकार से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है, और आवश्यकता के लिए प्राणी क्रिया करता है, और क्रिया करने के फलस्वरूप प्राणी उस आवश्यकता में कमी लाने के विभिन्न तरीके सीख लेता है, और जब भी दोबारा उसे आवश्यकता होती है तो उन्हीं तरीकों के द्वारा वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और यही सिद्धांत कहलाता आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। यानी देखो, इस सिद्धांत में आपको ये बात याद रखनी है, इस सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व किस पर दिया गया है? सर्वाधिक महत्व दिया गया पुनर्बलन पर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको याद रखना पुनर्बलन। कल हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उस सिद्धांत में हम यह पढ़ेंगे, स्किनर ने अपने इस सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व पुनर्बलन को दिया है। तो स्किनर ने भी अपने सिद्धांत में महत्व पुनर्बलन को दिया है, और क्लार्केल हल ने भी अपने सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व पुनर्बलन को दिया है। लेकिन इनके सिद्धांत का नाम है पुनर्बलन।
देखिए दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, तो क्लार्क के हल। दूसरा जो प्रश्न है वो यह है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में ये याद रखना, अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व दिया, तो उसका नाम क्या है, बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर वाला हम सिद्धांत कल पढ़ेंगे। इस सिद्धांत का जो शैक्षिक निहितार्थ है, शिक्षा में जो निहित अर्थ है या जो शैक्षिक महत्व है, वो शैक्षिक महत्व यह है कि बच्चों को उसी प्रकार से पढ़ाना चाहिए जिस प्रकार की बच्चों की आवश्यकता है। यानी विषय वस्तु का चयन या विधि का चयन बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप करना चाहिए, और पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण बच्चों की आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। और इसमें यह भी निकल कर आता है, पुनर्बलन का सिद्धांत है तो बच्चों को बार बार क्या देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। तो देखो इसमें एक ये भी पूछा है पुनर्बलन क्या होता है। तो देखो दोस्तों याद रखना, बल जानते हैं हम, बल, फोर्स। उस यदि किसी व्यक्ति को एक बार बल दिया जाता है, यानी देखो ये व्यक्ति यहां दौड़ने की कोशिश कर रहा है, ये इस व्यक्ति की मंजिल है और ये व्यक्ति यहां से दौड़ लगा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति यहां आकर थक गया, तो इस व्यक्ति को पुनः धक्का लगाया जाता है, पुनः इसको बल दिया जाता है। पुनः बल जो दिया जा रहा है उस बल का नाम क्या है, पुनर्बलन है। आगे बात समझ में। हम जो क्रिया करते हैं और क्रिया करते दौरान हमें यदि कोई धक्का लगता है, हमारे अंदर आगे बढ़ने की जब कोई लालसा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं, इसको रिफोर्समेंट कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम अधिगम के इन्हीं सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, और आप इनमें एक ये भी बात याद रखें कि जो मैंने अधिगम के सिद्धांत में जो मूल थ्योरी समझाई है संज्ञानवादियों की और व्यवहारवादियों की, उसको आप एक बार पुनः देखें, तब आगे वाले सिद्धांत आपको समझ में आएंगे। ये सिद्धांत भी आपको तब ज्यादा समझ में आएंगे जब आप एक बार उन मूल थ्योरी को पढ़ेंगे। तो बाकी का हम दोस्तों कल पढ़ेंगे। कल हम बीएफ स्किनर के बारे में पढ़ेंगे और इवान पेट्रोविच पावलो के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। जितना आपको पढ़ाया एक बार इसका पुनः रिवाइज करना आप, और कल आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.